जय हिंद। आज का आपका क्लास होने वाला है बीएससी कार्यालय परिचारिका, जिसमें आपका टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाता है बीएससी कार्यालय परिचारिका एग्जाम में, जिसमें से मैथ आपका 30, जीके 40 एवं हिंदी 30 क्वेश्चन पूछा जाता है। पूरा मिलाकर आपके एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाता है। और आज के इस वीडियो में हम लोग ये तीनों प्रश्न मतलब तीनों सब्जेक्ट को देखने वाले हैं, और इस वीडियो के अंदर आपको ऐसे प्रश्न बताने वाले हैं जो कि सीधे इस बार के परीक्षा में आएगा। और जो इसका परीक्षा डेट है यानी एग्जाम जो डेट है, इसका एग्जाम डेट निकल चुका है। तो अब आप लोग मेहनत लग के पढ़ाई कीजिए, ठीक है। तो आज का आपका पहला प्रश्न है जो कि सीधे आपके एग्जाम में आएगा। 1857 के विद्रोह के दौरान, जो 1857 का विद्रोह हुआ, तो सबसे पहले इसको सिपाही विद्रोह के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। 1857 के विद्रोह को हम लोग सिपाही विद्रोह, अगर आपके एग्जाम में पूछ दे सिपाही विद्रोह कब हुआ था, तो 1857 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार के आरा क्षेत्र, जो बिहार का आरा क्षेत्र है, उसमें क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया था, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है सो आपके बिहार से ही संबंधित प्रश्न है, और जो बीएससी कार्यालय परिचारी है बिहार का ही एग्जाम है, मतलब दोनों मैच हो रहा है। ये प्रश्न 99% संभावना है कि इस बार के एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से देख लीजिएगा कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था, उसमें बिहार के आरा क्षेत्र से क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया था। तो सभी बच्चे राइट आंसर दे रहे हैं, ऐसे ही जवाब आना चाहिए। एक बच्चे का तात्या टोपे आ रहा, तात्या टोपे होगा, बताइए तो फटाफट क्या होगा। बिल्कुल, आरा से जो कर रहे थे वो आपका बिहार से अगर पूछेगा तो कुंवरसी हो जाएंगे। कौन सा हो जाएंगे? कुंवरसी। बिहार का नाम आ गया, मान लीजिए कुंवरसी, बिहार का नाम आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? कुंवरसी हो जाएगा। ऐसे आरा से जगदीश सिंह थे, ठीक है, लेकिन बिहार का बात आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? कुंवरसी हो जाएंगे, ठीक है। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। 1857 के दौरान 1857 का क्रांति हुआ था, उसमें बिहार का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो बाबू बीर कुंवर सिंह कर रहे थे, जिन्होंने 80 साल की उम्र में अंग्रेजों को मार भगाया था, ठीक है। याद रखिएगा, एक काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर यही से आपके एग्जाम में पूछ दे कि झांसी से विद्रोह कौन कर रहा था, झांसी, झांसी भी आपको पता है, झांसी भी आपका एक जगह है, वहां से विद्रोह कौन कर रहा था? तो रानी लक्ष्मीबाई कर रहे थे। झांसी से विरोध कौन कर रहे थे? रानी लक्ष्मीबाई कर रहे थे। याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट है। आप पूछेगा मेरठ, मेरठ से ही आपका शुरुआत हुआ था ये 1857 का क्रांति। तो मेरठ से विद्रोह कौन कर रहे थे? तो याद रखिएगा, ये जो आपका मेरठ से जो विद्रोह कर रहे थे, ये आपका मंगल पांडे कर रहे थे। कौन कर रहे थे? मंगल पांडे। मंगल पांडे मेरठ से विद्रोह कौन कर रहे थे? मंगल पांडे कर रहे थे। याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं, जो कि आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न, एकदम वायरल प्रश्न है, जो कि सीधे आपके परीक्षा में टकरा सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, ऐसा कौन सा अनुच्छेद है संविधान का जो समान नागरिक संहिता, जो समान नागरिक संहिता से संबंधित है, समान नागरिक के संहिता से संबंधित है, मतलब ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो समान नागरिक संहिता, मतलब सभी व्यक्ति को एक समान अधिकार देना है, ऐसा किस अनुच्छेद में बताया गया है? जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, आपके एग्जाम में संविधान से 4-5 प्रश्न पूछा जाता है, मान लीजिए 5-6 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये वाला क्या करा है कि सभी व्यक्ति को एक समान अधिकार कौन से अनुच्छेद के तहत दिया जाता है? तो याद रखिएगा, बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है अनुच्छेद 44 के तहत। अनुच्छेद 44 के तहत सभी व्यक्ति को समान नागरिकता दिया जाता है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। अगर यहीं पर पूछ दे अनुच्छेद 32 का संबंध किससे, अनुच्छेद 32 का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 32 का संबंध है संविधान जो है, मतलब कहा जाता है कि संविधान का आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है? तो अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। अनुच्छेद 32 किसको कहते हैं? संविधान की आत्मा को कहते हैं। संविधान का आत्मा किस अनुच्छेद को कहते हैं? मतलब उल्टा सीधा जैसे भी पूछे आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है? अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। क्लियर है? अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि सीधे आपके एग्जाम में आएगा, काफी इंपोर्टेंट है। ड्राई आइस यानी शुष्क बर्फ, ड्राई आइस किसका ठोस रूप है? काफी इंपोर्टेंट है। ड्राई आइस यानी शुष्क बर्फ है, वह किसका ठोस रूप है? कोई बच्चे बता सकते हैं, मतलब जो शुष्क बर्फ रहता है वह कैसे बनता है? तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है। कार्बन डाइऑक्साइड जब जम जाएगा तो उसका ही ठोस रूप क्या बन जाता है? शुष्क बर्फ बन जाता है। या कभी कभी आपके एग्जाम में सीधे लिख देता है, हिंदी में लिख देता है ड्राई आइस। क्या लिख देता है? ड्राई आइस लिख देता है। और आपको शुष्क बर्फ ना देगा तो आपको याद रखना है, ड्राई आइस भी रहेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड से ही बनता है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है। अब आपके एग्जाम में कभी कभार पूछ लिया जाता है
वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सा गैस पाया जाता है? वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सा गैस पाया जाता है? कोई बच्चे बता सकते हैं वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सा गैस पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है। वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सा गैस पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है। लगभग कितना परसेंट पाया जाता है? लगभग 78% पाया जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन कितना परसेंट पाया जाता है? लगभग 78% आपका पाया जाता है। ऑक्सीजन का सूत्र हम लोग देख लेंगे। ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है? O2 होता है। अगर पूछ दे आपके एग्जाम में कि ऑक्सीजन वायुमंडल में कितना परसेंट पाया जाता है, तो याद रखिएगा लगभग 21% पाया जाता है। लगभग कितना परसेंट पाया जाता है? 21% पाया जाता है। ठीक है ना, काफी इंपोर्टेंट सवाल है। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, जो कि सीधे आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। काफी इंपोर्टेंट सवाल है। भारतीय संविधान, देखिए संविधान से फिर प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ दिया है। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? मतलब जो संविधान का 6ठा अनुसूची, आपके संविधान में टोटल 12 अनुसूची आपके एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है संविधान में कुल कितना अनुसूची है, तो याद रखिएगा संविधान में टोटल 12 अनुसूची है, जिसमें 6ठा अनुसूची की बात कर रहा है। 6ठा अनुसूची में कौन कौन सा राज्य जनजातीय के अंदर आता है? ऐसा कौन कौन सा राज्य है? तो कौन कौन बच्चे इसका राइट आंसर दे रहे हैं? तो याद रखिएगा पहला आपका असम हो जाएगा, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये वाला ऑप्शन ही आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम हो जाएगा। ठीक है, ये जो कि 6ठे अनुसूची के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। याद रखिएगा पूछेगा मतलब 6ठी अनुसूची के अंतर्गत कौन कौन सा राज्य आता है, तो याद रखिएगा असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये सब ऐसे प्रश्न है जो कि बीएसएससी कार्यालय परिचारी से रिलेटेड प्रश्न है, सीधे टारगेट पर प्रश्न है, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, और इस बार आपको इसका नौकरी ले लेना है। ठीक है ना, इस बार रिजल्ट जैसे भी हो बहुत ही मेहनत करना है आप लोग को, और इस बार का रिजल्ट लेना है। हम आपके पीछे खड़ा है आपके बड़े भैया की तरह, जो कि आपको डेली बीएसएससी कार्यालय परिचारी का क्लास देगा। इसी चैनल पर आपको डेली बीएसएससी कार्यालय परिचारी का क्लास मिलेगा, जो कि आपका रिवीजन करवाएगा। ठीक है, इसी के नाम पर आप लोग चैनल को क्या कर लेंगे? एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इसी चैनल पर आपको डेली बीएसएससी कार्यालय परिचारी का ऐसे प्रश्न दिए जाएंगे जो कि सीधे आपके परीक्षा में टकराएगा। तो चैनल को क्या कर लीजिएगा? एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलिए। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सिजदा और पापोसो जैसी प्रथाएं शुरू किया था? ऐसे ये तो बहुत बड़ा टाइप का क्वेश्चन बना दिया, सीधा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। सिजदा और पापोसो जैसी प्रथा किसने शुरू किया था? कोई बच्चे बता सकते हैं दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सिजदा और पापोसो जैसी प्रथा शुरू किया था? तो याद रखिएगा ये आपका हो जाएगा बलबन। सीधा आपके एग्जाम में आता है बलबन। ये इतना गया सुधी नहीं लिखा रहता है, सीधे आपका क्या रहेगा? बलबन रहेगा। याद रखिएगा, अगर पूरा नाम भी दे देगा तो बलबन हम लोग देखेंगे ना, बलबन में टिक कर देंगे। सी ऑप्शन। जब भी आपके एग्जाम में सिजदा और पापोसो की बात हो, जब भी आपके एग्जाम में सिजदा और पापोसो जैसी प्रथा की बात हो, आपको सही करके क्या आना है? बलबन। क्या सही करके आना है? बलबन। और जो बच्चे अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए, कर लेंगे, क्योंकि जो भी क्लास होगा सबसे पहले आपको पता चलेगा। ठीक है, 9334517119 यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आपको BSSC लिखकर मैसेज करना है। जिसका आपको जिस ग्रुप में जुड़ना है उसका मैसेज कीजिएगा, BSSC लिखकर मैसेज कीजिएगा। तो इधर से मेरे तरफ से आपके पास एक लिंक जाएगा। पहले मेरे बात को ध्यान से सुन लीजिए, नहीं तो दिक्कत होगा, तो फिर दूसरा चीज का लिंक चला जाएगा। ठीक है ना, दूसरा चीज मतलब SSC GD हो गया, आर्मी वाला हो गया, ये सब का लिंक चला जाएगा। ठीक है ना, तो ये देख लीजिएगा 9334517119 यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आपको BSSC लिखकर मैसेज करना है। मेरे तरफ से एक लिंक जाएगा आपके पास, उस पर क्लिक करेंगे तो आप BSSC ग्रुप में जुड़ जाएंगे। जो भी क्लास होगा सबसे पहले आपको पता चलेगा। ठीक है ना, तो चलिए फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लेंगे, क्योंकि क्लास पहले इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला नंबर सवाल है, किस विटामिन की कमी के कारण घातक रक्त अलाप्त होती है? मतलब सीधा हम लोग कह सकते हैं किसकी कमी से एनीमिया होता है। सीधा हम लोग कह देंगे किस विटामिन की कमी से एनीमिया होता है, यानी रक्त आलाप होता है, किसकी कमी से होता है? कोई बच्चे बता सकते हैं? ऑप्शन देकर बताइए तो फटाफट क्या होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए? तो विटामिन B12 होगा। विटामिन क्या होगा? B12 होगा, जिसके कारण रक्त आलाप होता है। जिसके कारण क्या होता है? रक्त आलाप होता है, जिसको हम लोग थायमिन भी कहते हैं। जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अगर मान लीजिए कि विटामिन B12 का आपका रासायनिक नाम पूछ दे तो क्या हो जाएगा?
थायमिन हो जाएगा। याद रखिएगा सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है, ठीक है। अब आपके एग्जाम में पूछा जाता है विटामिन डी। विटामिन डी से आपके एग्जाम में ज्यादातर सवाल बनता है, विटामिन डी कहां से प्राप्त होता है। विटामिन डी कहां से प्राप्त किया जाता है, याद रखिएगा विटामिन डी आपका कहां से प्राप्त होता है, सूरज के रोशनी से प्राप्त होता है, ठीक है। विटामिन डी आपका कहां से प्राप्त होता है, सूरज के रोशनी से प्राप्त होता है। याद रखिएगा एक क्वेश्चन सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाता है, विटामिन डी कहां से प्राप्त किया जाता है, तो सूरज के रोशनी से प्राप्त किया जाता है। और विटामिन डी का एक दूसरा नाम होता है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है, विटामिन डी को हम लोग क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा सनशाइन विटामिन कहते हैं। क्या कहते हैं, सनशाइन विटामिन कहते हैं, सनशाइन विटामिन कहते हैं। याद रखिएगा एक क्वेश्चन सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। और आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोग को क्लास कैसा लग रहा है, बहुत जरूरी है आप लोग एक कमेंट करके बताएंगे, एक प्यारा सा दिल इमोजी भेजेंगे कि आपको क्लास कैसा लग रहा है, ठीक है ना। क्योंकि हम भी खुश आप भी खुश। अगर आप क्लास में कमेंट एक कर देते कि हाँ सर आपका क्लास बहुत अच्छा लग रहा है, या जो भी दिक्कत है एक बार कमेंट कर देंगे तो हमको बहुत ही खुशी होगा, ठीक है। एक बार जरूर बताइए आपको क्लास कैसा लग रहा है, ठीक है। अगला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नदी, ऐसा कौन सा नदी है जो डेल्टा नहीं बनाता है। काफी इंपोर्टेंट है, ऐसा कौन सा नदी है जो डेल्टा नहीं बनाता है बल्कि ज्वार नदमुख बनाता है। क्या बनाता है, ज्वार नदमुख बनाता है। काफी इंपोर्टेंट है, ऐसा कौन सा नदी है जो डेल्टा नहीं बनाता है बल्कि क्या बनाता है, ज्वार नदमुख बनाता है। ऐसा कौन सा नदी है, तो ऐसा दो नदी है, एक कृष्ण, एक ताप्ती हो जाता है और एक आपका क्या हो जाता है, नर्मदा। एक ताप्ती और एक क्या हो जाता है, नर्मदा। एक ताप्ती और एक क्या हो जाता है, नर्मदा, जो कि डेल्टा नहीं बनाता है। डेल्टा पूछेगा आपके एग्जाम में, यहां से रिलेटेड आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो याद रखिएगा सुंदरवन डेल्टा है। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, सुंदरवन डेल्टा है, जो कि आपका कहां में है, पश्चिम बंगाल में है। देखिए जो मैं बोल रहा हूं उसको याद करने का कोशिश कीजिएगा, एवं जो भी प्रश्न आपको आए उसका जवाब देने का कोशिश कीजिएगा कमेंट में, ठीक है। जवाब देंगे तो आपको ज्यादा याद होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा ऐसा कौन सा नदी है जो डेल्टा नहीं बनाता है, तो ताप्ती नदी। ज्यादातर आपका ताप्ती देता है तो आपको ताप्ती ज्यादा याद रखना है। ऐसा कौन सा नदी है जो डेल्टा नहीं बनाता है, ताप्ती। ऐसा, और आपके एग्जाम में और क्या सवाल बनता है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, सुंदरवन डेल्टा, जो कि कहां में स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, सुंदरवन डेल्टा, जो कि पश्चिम बंगाल में है। और कभी कभी आपके एग्जाम में सुंदरवन डेल्टा नहीं देता है, जैसे आपके एग्जाम में पूछेगा भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, सुंदरवन डेल्टा ऑप्शन में नहीं रहेगा, तब आप क्या सही कीजिएगा। तो सुंदरवन डेल्टा को हम लोग कभी कभी गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी कहते हैं। सुंदरवन डेल्टा को हम लोग क्या कहते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के भी नाम से हम लोग जानते हैं। काफी इंपोर्टेंट सवाल है, आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल है, तो आप इसको रट लीजिएगा, काफी इंपोर्टेंट है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, जो कि योजना आयोग से, और यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है हर साल, और पूछा जाया मतलब ये जो 2024 वाला 25 वाला एग्जाम हुआ था ना 11 मई को, 11 मई में ये वाला सवाल पूछा गया था। आपको पेपर देखे होंगे, जो मैं पेपर करवाया हूं उस पेपर में देखिएगा ये वाला सवाल है उसमें, ठीक है ना। तो चलिए ये वाला सवाल क्या कह रहा है कि योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब किया गया। काफी इंपोर्टेंट सवाल है, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब किया गया। काफी इंपोर्टेंट सवाल है, ठीक है। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब किया गया, कोई बच्चे बता सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आप लोग इसका जवाब दे सकते हैं, तो कमेंट में फटाफट बताएंगे, उसके बाद हम बताते हैं कि इसका जवाब क्या होगा, ठीक है। बताइए तो फटाफट क्या होगा। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब किया गया। नीति आयोग का गठन डायरेक्ट पूछ सकता है, नीति आयोग का गठन कब हुआ या नीति आयोग का स्थापना कब हुआ, डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। तो बताइए तो इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल राइट आंसर आप लोग का आ रहा है। 70 से 80% बच्चों का यहाँ पर क्या आंसर आ रहा है, 1 जनवरी 2015 को आ रहा है, 1 जनवरी 2015 को आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब आप लोग का आ रहा है। किस स्थान पर, मतलब योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब किया गया, 1 जनवरी 2015 ईस्वी को किया गया। याद रखिएगा योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब किया गया, 1 जनवरी 2015 ईस्वी को किया गया, ठीक है। याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट है। और यहाँ पर आइएगा योजना आयोग, अब आपके एग्जाम में हम जो प्रश्न आता है यहाँ पर हम क्लियर कर देते हैं, एकदम आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर कर देते हैं। आज के बाद इस प्रश्न से, प्रश्न अगर आपके एग्जाम में पूछेगा तो आप उसको
क्या बोलते हैं, हलवा हलवा करके आ जाएंगे। सबसे पहले योजना आयोग को आते हैं। आपके एग्जाम में योजना आयोग से भी प्रश्न पूछा जाता है कि योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था या योजना आयोग का गठन कब हुआ था। तो याद रखिएगा, योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, फिर चलते 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 इसको 2014 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया। इसको 2014 ईस्वी में क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। और फिर से 1 जनवरी जब 2015 हुआ तो इसी योजना का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? नीति आयोग कर दिया गया। अब तो समझ में आ गया होगा कि यही योजना आयोग है जो कि 15 मार्च 1950 ईस्वी में शुरुआत हुआ था, इसको 2014 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया था। फिर इसी योजना का नाम बदलकर नीति आयोग 1 जनवरी 2015 ईस्वी से लागू कर दिया गया। और आपके एग्जाम में सवाल बनता है इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष आपका प्रधानमंत्री होते हैं। इसका अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। काफी इंपोर्टेंट सवाल है, आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल हैं, तो सारे प्रश्न को डट जाना है, एकदम याद कर लेना है, सीधे आपके एग्जाम में यही प्रश्न टकराएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है, काफी इंपोर्टेंट है, काफी इंपोर्टेंट है, अच्छे से देख लीजिएगा। प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष लाइट ईयर निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? ठीक है, प्रकाश वर्ष लाइट ईयर निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। एक बच्चे का जवाब आ रहा है सर खगोलीय दूरी का होगा। अब प्रकाश की तीव्रता का नहीं होगा, बताइए तो प्रकाश की तीव्रता का प्रकाश वर्ष इकाई नहीं होगा, बताइए फटाफट। नहीं होगा, नहीं होगा, प्रकाश की तीव्रता नहीं होगा। किसका होगा? खगोलीय दूरी का होगा। प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? तो खगोलीय दूरी का इकाई है। याद रखिएगा, सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है, काफी इंपोर्टेंट सवाल है। ठीक है, अच्छे से देख लीजिएगा। क्या सवाल कह रहा है? बिहार के किस जिले में ककोलत जलप्रपात स्थित है? बिहार के किस जिले में ककोलत जलप्रपात स्थित है? ठीक है, काफी इंपोर्टेंट है। ककोलत जलप्रपात किस जिला में स्थित है? और ये आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है, क्योंकि ये बिहार का सवाल है। और आपको पता है कि बीएसएससी कार्यालय परिचारिका जो एग्जाम होता है उसमें बिहार का प्रश्न ज्यादातर पूछा जाता है। तो यहाँ पर बिहार के किस जिले में ककोलत जलप्रपात है, जो बच्चे अगर हमको बता देते इसका राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है। बताइए तो फटाफट क्या इसका राइट आंसर होगा। अगर इसका राइट आंसर जा रहा है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए, तो देखते हैं कौन कौन बच्चे इसका पढ़ते हैं, कम से कम देखते, चेक करना चाहते हैं। ठीक है, देखते हैं कितने बच्चों का आंसर इस व्हाट्सएप नंबर पर आता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का मतलब स्क्रीनशॉट लेकर इसका नीचे आंसर भेज दीजिए। ठीक है ना, मतलब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इस क्वेश्चन का आंसर जो भी होगा इस नंबर पर भेज दीजिए। ठीक है, देखते हैं कितने बच्चे का आंसर इसका आता है। ठीक है, हम बता दें या छोड़ दें, बताइए तो फटाफट इसका बता दें। देखिए इतना भी अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो बहुत मेहनत करने का जरूरत है। ठीक है, देखिए जिन बच्चों का इसका आंसर नहीं पता है, जिनको पता है तो उनके लिए तो बहुत बड़ी अच्छी बात है, खुशी की बात है। लेकिन जिनको नहीं पता है उसको बहुत मेहनत करना पड़ेगा बाबू। ठीक है, इसका जो फॉर्म डलाया है ना, लगभग आपको बता रहे हैं इससे बहुत ज्यादा ही भराया होगा। लगभग मैं आपको बता रहे हैं लगभग 18 लाख प्लस इसका फॉर्म डलाया है। इसका 18 लाख प्लस फॉर्म डलाया है, ये लगभग में हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, इससे हो सकता है आंकड़ा ज्यादा बढ़ जाए, तो आपको क्या करना है, 18 लाख में आप है। ठीक है, तो आपको बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है ना, मैं आज नहीं आपको हर बार बोलता हूं कि मेहनत इतना करना है कि सफलता आपका शोर मचा दे। ठीक है ना, मेहनत इतना खामोशी से करना है, ये दिखावे के लिए नहीं आपको पढ़ना है। ठीक है ना, मेहनत कीजिए, घर पर मेहनत कीजिए, बुक लिए हैं, टेस्ट दीजिए, ये सब मारिए, सेट मारिए, क्वेश्चन याद कीजिए, जैसे भी हो आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए और इस बार रिजल्ट लीजिए। ठीक है ना, फिर तो हम आपके पीछे खड़े हैं, आपके बड़े भैया रोजाना आपको रिवीजन करवा रहे हैं। और जो जो बच्चे खुश हैं हमसे कि हाँ सर आप डेली रिवीजन करवाते हैं, बहुत हमको खुशी होता है। तो एक बार अपने भैया के लिए अपना बड़ा भैया मान लीजिए और एक बार कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर या हाँ भैया आपका क्लास बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे डेली हम लोग का रिवीजन करवाइए। जो जो बच्चे यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं एक बार जरूर कीजिए। ठीक है, ये सब जरूरी है। देखिए अपना बड़ा भैया मानिए, हम आपको डेली रिवीजन करवाएंगे, ऐसे प्रश्नों का रिवीजन करवाएंगे जो कि आपकी एग्जाम के लिए बहुत जरूरी रहेगा। ठीक है ना, हम लोग खुद ये सब जो क्वेश्चन आता है आपके खान सर की किताब से टाइप करते हैं कि हाँ हाँ चुनते हैं, हम भी प्रश्न को चुनते हैं और आपको बताते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा प्रश्न पिछले साल में आया था और ऐसा आ सकता है। ठीक है ना, तो हम लोग जो प्रश्न देंगे उस संभावना है कि आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है ना, कम से कम हम आपको मान लीजिए कि 20 क्वेश्चन बताए तो उसमें से 10 तो आना
संभव है, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग भी एग्जाम निकाल कर बैठे हुए हैं, बहुत सारे एग्जाम, तो हम लोग का क्वेश्चन का लेवल पता रहता है, ठीक है ना। तो देख लीजिए अगला नंबर प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल डटीज को किस देश के संविधान से लिया गया है। काफी इंपॉर्टेंट है कि मौलिक कर्तव्य जो है उसको किस देश के संविधान से लिया गया है। तो एक बच्चे का जवाब आ रहा है सर अमेरिका से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। एक बच्चे का ब्रिटेन। कैसे पढ़ते हैं आप लोग बताइए। तो मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है। बिल्कुल राइट आंसर सोवियत संघ से लिया गया है। बिल्कुल क्या हो जाएगा, सोवियत संघ से लिया गया। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जवाब आना चाहिए आप लोग का फटाफट, मेरे से पहले आपका जवाब आना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। उससे पहले हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। तो सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था 1885 ईस्वी में। याद रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था, 1850 ईस्वी को बंबई में हुआ था। बंबई में हुआ था। बंबई को अब क्या नाम चेंज पड़ गया है, मुंबई पड़ गया है। याद रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था, आपके एग्जाम में पूछेगा। 1850 ईस्वी में बंबई में हुआ था। वो सोमवार का दिन था, ठीक है ना। अब गोकुल दास संस्कृत कॉलेज था। क्या था, एक कॉलेज था, उसी में आपका ये इसका स्थापना हुआ था। गोकुल दास संस्कृत कॉलेज था, ठीक है, बंबई था। 1850 ईस्वी में हुआ था। अच्छा उतना नहीं याद है तो कोई टेंशन की बात नहीं, जो हम बता रहे हैं वो उसको याद कर लीजिए, ठीक है। और इसका स्थापना जो किया था, इसका जो स्थापना किया था कौन किया था, कोई बच्चे बता सकते हैं। ए ओ हयूम ने किया था। ए ओ हयूम, ए ओ किसने किया था, हयूम ने किया था। काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किसने किया था, ए ओ हयूम ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किसने किया था, ए ओ हयूम ने किया था। काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसके एग्जाम में और इससे रिलेटेड प्रश्न बनता है कि इसका अध्यक्ष कौन था। जब ये बनाए तो इसका अध्यक्ष भी किसी को बनाया गया होगा। तो इसका अध्यक्ष था डब्ल्यू.सी. बनर्जी। इसका अध्यक्ष कौन था, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, यानी हिंदी में कहें तो बोमेश चंद्र बनर्जी। बोमेश चंद्र बनर्जी। यहां से दो क्वेश्चन याद रखिएगा। सबसे पहले इसका स्थापना 1885 ईस्वी में। इसका स्थापना कब, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब, 1885 ईस्वी में। इसका स्थापना किसने किया, ये ओ हयूम ने किया। इसका अध्यक्ष कौन है, तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी है, ठीक है। अब आपके एग्जाम में क्या सवाल पूछा जाएगा, यहाँ पर प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था। तो याद रखिएगा प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, बरूद्दीन तैयबीज था। कौन था, बरूद्दीन तैयबीज था। याद रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, बरूद्दीन तैयबीज था। कौन था, बरूद्दीन तैयबीज था। याद रखिएगा बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। बरूद्दीन तैयबीज आपका प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बना था, ठीक है ना। चलिए अगला नंबर सवाल है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। सत्यशोधक समाज, सत्यशोधक समाज का स्थापना किसने किया था। सत्यशोधक समाज का स्थापना किसने किया था। जो बच्चे को पता आप इसका राइट आंसर कमेंट में जरा फेंकेंगे मार्कर, ठीक है। सत्यशोधक समाज का स्थापना किसने किया था, बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। एक बच्चे का आ रहा है बी आर अम्बेडकर। ये कैसे हो जाएगा, ये तो बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान को लिखा था। और जो मतलब आज यह जो वीडियो बन रहा है, आज है 26 जनवरी। कौन सा दिन है, 26 जनवरी। तो आप सभी को मेरे तरफ से 26 जनवरी की ढेर सारी शुभकामनाएं और आपके परिवार को भी हैप्पी 26 जनवरी। आप लोग अच्छे से मनाइए 26 जनवरी और पर्व ज्यादा नहीं मनाइए, ठीक है। आया चलिए थोड़ा खुशी मना लेंगे, लेकिन पढ़ाई पर भी ज्यादा ध्यान देना है आपको, ठीक है। क्योंकि जो नौकरी है बाबू, असली त्योहार और असली खुशी वही होता है जब आपका नौकरी लग जाएगा। उससे पहले आप कितना भी अच्छा से कोई भी त्योहार मना लीजिए, उसमें उतना खुशी नहीं आएगा जो आपके नौकरी लगने के बाद अगर आप उस त्योहार को मनाते हैं जितना खुशी आपको आएगा, ठीक है ना। मतलब नौकरी लगने के बाद आप त्योहार मनाएंगे तो समझिए क्या अंदर से फीलिंग आएगा, क्या खुशी आएगा जब अपने पैसे से मम्मी पापा को कुछ आप ला कर देंगे, ठीक है। कितना खुशी आएगा आप वो सोचिए, ठीक है ना। तो सभी को वो 26 जनवरी की ढेर सारी शुभकामनाएं और आपके परिवार को भी। आशा करते हैं कि इस बार रिजल्ट हम आपको बेहतर देंगे और आप लोग भी घर पर पढ़ाई कीजिए। देखिए हम तो रिवीजन आपको करवा रहे हैं, आप घर पर भी मेहनत कीजिए तो इस बार रिजल्ट जरूर आएगा। देखिए हम मतलब आप एक मिनट, आप और आपके भैया जी, आप और आपके भैया जी यानी मैं, आप और आपके भैया जी दोनों मिलकर क्या बनेंगे, इस बार रिजल्ट बनेंगे। इस बार क्या बनेंगे, रिजल्ट हम लोग देंगे, ठीक है ना। आप और आपके भैया जी मिलकर क्या देंगे, रिजल्ट देंगे। तो याद रखिएगा हम आपके बड़े भैया की समान है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस पर डेली आपको ऐसे इंपॉर्टेंट क्लास देंगे जो कि बीएससी कार्यालय परिचारी में आएगा, ठीक है ना। चलिए इतना बकवास छोड़ते हैं, हम लोग आते हैं सत्यशोधक समाज का स्थापना किसने किया था। तो एक बच्चे का जवाब आ रहा है बी और अम्बेडकर नहीं होगा, इन्होंने संविधान का स्थापना किया था। इनको
संविधान का जनक, संविधान का पिता कहा जाता है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग जानते हैं ज्योतिबाई फुले। ज्योतिबाई फुले बिल्कुल राइट आंसर, ज्योतिबाई फुले। सत्य शोधक समाज का स्थापना किसने किया था? ज्योतिबाई फुले ने किया था, ठीक है। ऐसे राजा राम मोहन राय ने भी बहुत सारे हो जाते हैं, स्वामी विवेकानंद ने भी आर्य समाज ऐसे स्थापना किया था, ठीक है ना। तो याद रखिएगा वी आर अम्बेडकर, वी आर अम्बेडकर संविधान सभा के जनक, पिता, फादर कुछ भी कर सकते हैं, इन्होंने लिखा था, ठीक है। इनको बनाने में जो टाइम लगा था संविधान को, आपके एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है, 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था। 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था इनको बनाने में, ठीक है। सत्य शोधक समाज का स्थापना ज्योतिबाई फुले ने, भीमराव अंबेडकर ने संविधान को बनाया था, जिनका टाइम लगा था 2 साल 11 माह 18 दिन का टाइम लगा था, ठीक है। आगे चलिए, अगला नंबर सवाल है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी का मुकाबला बिहार में कहाँ स्थित है? कोई बच्चे बता सकते हैं शेरशाह सूरी का मुकाबला बिहार में कहाँ स्थित है? बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है सासाराम, सासाराम। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। बिल्कुल राइट आंसर वाशिंगटन डीसी हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो काफी राइट आंसर आ रहा है बुध, लेकिन इसका राइट जो आंसर होगा क्या होगा? शुक्र होगा। क्या होगा? शुक्र होगा। आप कहिएगा सर एक गलत बात है, बुध होगा, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं बुध आपका सबसे गर्म ग्रह यानी सबसे जला हुआ ग्रह भी उसको कहते हैं, क्योंकि सूर्य के पास होते हुए वो जल गया है। तो बुध आप गर्म ग्रह के अंतर्गत नहीं होता, खाक हो गया है। गर्म ग्रह के अंतर्गत कौन सा आता है? शुक्र आता है, क्योंकि यहाँ पर जो पाया जाता है वो कार्बन सल्फाइड पाया जाता है, कार्बन सल्फाइड आपका पाया जाता है, जिसके कारण यह शुक्र क्या होता है? गर्म होता है, ठीक है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा? बृहस्पति हो जाएगा। लाल या पिंक प्लेनेट, लाल या गुलाबी ग्रह हम लोग किसको कहते हैं? मंगल को कहते हैं। हरा ग्रह किसको कहते हैं? वरुण को कहते हैं। इवनिंग स्टार किसको कहते हैं? यानी सांझ का तारा किसको कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। मॉर्निंग स्टार किसको कहते हैं? तो शुक्र को कहते हैं। सनशाइन स्टार किसको कहते हैं? तो शुक्र को कहते हैं, ठीक है। अगले नंबर की ओर चलते हैं हम लोग। ए पैसेज टू इंडिया, ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है BS नायपॉल। देख लेते हैं हम लोग ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? तो बिल्कुल गलत है, EM फोस्टर, EM फोस्टर। ए पैसेज टू इंडिया का लेखक कौन है? EM फोस्टर, याद रखिएगा EM क्या हो जाएगा? फोस्टर। EM क्या हो जाएगा? फोस्टर। ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? EM फोस्टर, याद रखिएगा, ठीक है। अगले नंबर प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाई जाता है? ओजोन परत जो है वह वायुमंडल के किस परत में पाया जाता है? तो याद रखिएगा यह आपका पाया जाता है समताप मंडल में। कौन सा मंडल में पाया जाता है? यह आपका पाया जाता है समताप मंडल में। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाया जाता है? समताप मंडल में पाया जाता है, ठीक है। अगले नंबर हम लोग प्रश्न को चलते हैं जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2026 में होने वाले एशियाई खेलों, वर्ष 2026 में जो एशियाई खेल होने वाला है उसका मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये जो है आपके एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इसका मेजबानी जापान करेगा। और कौन सा शहर में होगा? तो जापान में नागोया एक शहर है, वहां पर आपका एशियाई खेल का मेजबानी किया जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा? सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा? याद रखिएगा यकृत या लीवर कभी कभी दे देता है। तो कोई बच्चे कहते हैं सर आप तो लीवर बताए नहीं थे, लीवर आ गया ऑप्शन में। तो बाबू यकृत और लीवर हम लोग किसको बोलते हैं? उसी को बोलते हैं, ठीक है। अगले नंबर प्रश्न को हम लोग चलते हैं जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है, काफी इंपोर्टेंट है, देख लीजिएगा अच्छे से। क्या कह रहा है? चंपारण सत्याग्रह 1917 के लिए गांधी जी को बिहार आमंत्रित किसने किया था? काफी इंपोर्टेंट सवाल है। चंपारण सत्याग्रह 1917 के लिए गांधी जी को बिहार आमंत्रित किसने किया था? तो बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है राजकुमार शुक्ला। जो गांधी जी के द्वारा भारत में किया गया पहला आंदोलन यही था, चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 ईस्वी में किया गया था। उसमें बिहार से आमंत्रित किसने किया था? राजकुमार शुक्ला ने किया था। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। याद रखिएगा काफी इंपोर्टेंट सवाल है, ठीक है। अब यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं हिंदी के प्रश्न। किसका स्टार्ट करते हैं? हिंदी के प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप जीके में कितना प्रश्न किए? लगभग में जीके में 25 क्वेश्चन था, ठीक है। लगभग में कितना था? 25 था। तो आप कमेंट में बताएंगे 25 में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ, ठीक है। तो देख लीजिए अब। हो
अब हम लोग हिंदी के प्रश्न को कर ले, अब लगभग हम लोग 20 चलिए हिंदी के भी प्रश्नों को कर लेंगे, मैथ का भी कर लेंगे, ठीक है। तो फटाफट देखेंगे थोड़ा। उससे पहले आप लोग जितना भी मतलब सही होगा, जो जो प्रश्न आपको आएगा आप उसका जवाब कमेंट में देते चलिएगा, ठीक है। अनल और अनिल, अनल और अनिल यहाँ पर दो शब्द दिया गया है, इसका सही अर्थ क्या होगा, मतलब अनल का अर्थ क्या होता है और अनिल का अर्थ क्या होता है, आपका नीचे दिया है और बताना कि कौन सा युग्म यानी कौन सा जोड़ा सही है। जैसे में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अनल, अनल का मतलब क्या होता है, अनल का मतलब क्या होता है, आग होता है, अनल का मतलब क्या होता है, आग होता है, आपको पता होना चाहिए अनल का मतलब क्या होता है, आग। और अनिल का मतलब क्या होता है, अनिल, अनिल, अनिल का मतलब क्या होता है, एक बच्चा बोल रहा है कि सर हवा होगा, हवा, बिल्कुल राइट आंसर। क्या होता है, अनिल का मतलब क्या होता है, हवा, यानी आग और हवा। आग और हवा कहाँ पर है, देखिए तो आग और हवा, इस ये वाला भी ऑप्शन में हवा और आग है, लेकिन पहले अनल है ना, तो अनल माने आग, पहले क्या होना चाहिए, आग, आग और क्या होना चाहिए, हवा। बी ऑप्शन किसका किसका सही था बताइए तो कमेंट में कि हाँ सर मैंने सही कर दिया। तो आपने सही कर दिया तो एक नंबर ये मेरे तरफ से ले लीजिए, एक क्वेश्चन आपका सही है, ठीक है। अनल और हवा। आगे आइए। जंगम शब्द का सटीक विलोम शब्द क्या होगा, जंगम, जंगम शब्द का सटीक विलोम क्या होगा, तो स्थावर होगा, क्या होगा, स्थावर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन करें। इसमें कौन सा शुद्ध शब्द है, कौन कौन बच्चे इसका राइट आंसर दे पाते हैं, हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो देखिए कवित्री सभी लिखा है, कवित्री ये भी लिखा है, कवित्री ये भी लिखा है, और ये भी आपका कवित्री लिखा है, लेकिन क व इत्री, यहाँ पर बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सा हो जाएगा, क व इत्री, क व इत्री, याद रखिएगा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे चलिए। अन्वय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, अन्वय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो एक बच्चे का आ रहा है कि सर अनु प्लस अय होगा, बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, अनु प्लस में अय होगा, अनु प्लस में क्या होगा, अय होगा, अनु प्लस में अय होगा। अन्वय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, अनु प्लस से अय होगा, याद रखिएगा अन्वय शब्द का सही संधि विच्छेद अनु प्लस अय होगा। आप पूछेगा कि अन्वय शब्द कौन सा संधि है, तो याद रखिएगा यह आपका यन संधि हो जाता है, कौन सा संधि हो जाता है, यन संधि हो जाता है। 5 नंबर आपका सवाल है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जो मापा ना जा सके, जो मापा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है, जो मापा ना जा सके उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है अपरिमेय। जिस चीज को हम लोग नहीं मापेंगे उसको क्या बोलेंगे, अपरिमेय बोलेंगे। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 6 नंबर आपका सवाल है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंट के मुंह में जीरा मुहावरे का सही अर्थ क्या है, ऊंट के मुंह में जीरा मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो बहुत कम मात्रा में वस्तु मिला। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही होता है, हम लोग थोड़ा सा पढ़ पढ़ के सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। बहुत कम मात्रा में वस्तु मिलना ये नहीं होगा, ऊंट को बीमारी होना ये भी नहीं होगा, बड़े प्राणी को संतावना देना ये भी आपका नहीं होगा, तो कौन सा यहाँ पर होगा, अधिक खुराक वाले को कम देना। मतलब मान लीजिए कि ऊंट के मुंह में जीरा, मतलब कोई व्यक्ति बहुत सारा छेना खाता है, मान लीजिए कि वह 10 को छेना खाता है, तो उसको आप एगो दीजिएगा तो एगो से पेट भर जाएगा, बताइए। तो वही आपका यहाँ के है, मतलब ऊंट के मुंह में आप जीरा दे रहे हैं, 10 गो को खाने वाले व्यक्ति को आप एगो दे रहे हैं, यानी ऊंट के मुंह में जीरा दे रहे हैं, तो इसका सही अर्थ होगा अधिक खुराक वाले को कम देना, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 7 नंबर आपका सवाल है, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, लंबोदर शब्द कौन सा समास है, लंबोदर शब्द कौन सा समास है, बिल्कुल राइट आंसर। जब भी भगवान का आंख नाम आ जाए, जब भी भगवान का नाम आ जाए आंख मुंद कर मार दीजिए, बहुब्रीहि समास। जब भी भगवान का नाम आ जाए, जब भी भगवान का नाम आ जाए आंख मुंद कर क्या मार दीजिए, बहुब्रीहि समास मार दीजिए। लंबोदर आ जाए, चक्रपाणी आ जाए, विष्णु पानी आ जाए, कुछ भी आ जाए, भगवान का नाम आ जाए, बहुब्रीहि समास मार दीजिए, आंख मुंद कर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगले नंबर प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है, काफी सिलेक्टेड प्रश्न है, एकदम VVI क्वेश्चन है। गुलाम शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या होगा, गुलाम शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या होगा, याद रखिएगा। इसका जो संज्ञा रूप होगा क्या हो जाएगा, गुलामी, इसका संज्ञा रूप क्या हो जाएगा, गुलामी हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। गुलाम शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या हो जाएगा, गुलामी हो जाएगा। गुलाम का क्या होगा, गुलामी, भाववाचक उसका बता रहा है, भाव बता रहा है कि वह गुलाम है, गुलामी है, ठीक है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है, 9 नंबर सवाल है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, काफी इंपोर्टेंट है।
साधु शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? एक बच्चे कह रहा है कि सर साधुवाइन होगा, कैसे होगा? साधु का साधुवाइन हो जाएगा, बताइए तो फटाफट क्या होगा? साधु का स्त्रीलिंग क्या रूप क्या होगा? साध्वी होगा। क्या होगा? साध्वी। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट। आप लोग सीधा एकदम देहाती भाषा में सोचते हैं ना, जैसे में स्त्री के पुरुष, औरत के मर्द है, ऐसे ना, ठीक है ना? तो साधु शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? साध्वी हो जाएगा। ठीक है, आगे आइए। 10 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, काफी इंपोर्टेंट है। अश्व का पर्यायवाची शब्द, अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? मतलब आप लोग तो सोचेंगे कि अश्व को घोटक मार देते हैं, बिना आंख मूंद के ये मार दीजिएगा, लेकिन लास्ट में लिखा है कि नहीं है, मतलब नहीं होना चाहिए। तो देखिए, है बोलते हैं उसको, बताइए तो अश्व को है बोलते हैं, कटक बोलते हैं, सुरंग बोलते हैं? तो सर एक बच्चे कह रहे कि सर हम लोग कटक नहीं बोलते। कटक बिल्कुल है, कटक हम लोग घोड़ा को नहीं बोलते, घोड़ा को बोलेंगे अश्व है, तुरंग, ये सब बोल सकते हैं, लेकिन कटक नहीं बोल सकते। ठीक है, अगले नंबर प्रश्न की ओर। आंख फेर लेना, आंख फेर लेना, आंख फेर लेना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? आंख फेर लेना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है सर, दूसरी तरफ देखना। कहा बाबू दूसरी तरफ देखने से आंख फेर लेगा? बताओ तो। इसका मुहावरे का अर्थ पूछ रहा, आंख फेर लेना, आंख फेर लेना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कोई बच्चे बता सकते हैं? उदासीन हो जाना या प्रतिकूल हो जाना। बिल्कुल सही जवाब। आप किसी से उदास हो जाते हो यानी आंख फेर लेते हैं, यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर आपका सवाल है, उज्जवल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? उज्जवल, उज्जवल शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो एक बच्चे कह रहा है कि सर उत प्लस जल होगा। देख लेते हैं बाबू कौन सा सही होता है, आपका भी देख लेते हैं कि हाँ आपने सही बताया या नहीं। उस बच्चे का नाम क्या? पुष्पा, पुष्पा। ठीक है, पुष्पा राव। चलिए, 12 नंबर क्या है? उत प्लस में ज्वल, उत प्लस में ज्वल, ये वाला होगा, ये वाला देख लीजिए अच्छे से, ये वाला होगा। उत ता मतलब आधा ता होना चाहिए, फिर ज्वल, उत प्लस में ज्वल, दोनों मिलकर क्या बन जाएगा? उज्जवल बन जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। 13 नंबर आपका सवाल है, क्या सवाल कह रहा है कि पत्थर को जोंक नहीं लगती, लुकोक्ति का अर्थ क्या है? पत्थर को जोंक नहीं लगता, लुकोक्ति का अर्थ क्या है? मतलब हत्ती पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मान लीजिए कि कोई रूसा व्यक्ति है, रूस गया, तो उसको कितना भी मना लीजिए आप, वो नहीं मानेगा। उसको पैसा दे दीजिए या कुछ भी कर दीजिए, जो रूस गया वो नहीं मानेगा। मतलब हट्टी, मतलब वही ना, जिद्दी, जिद्दी व्यक्ति है। अगर जिद्दी जो आ गया जिद पर, वो किसी का नहीं सुनेगा। मतलब वही है कि पत्थर को जोंक नहीं लगता, उसका अर्थ यही ना हुआ कि हट्टी व्यक्ति को कितना भी मना लीजिए वो नहीं मानेगा। ठीक है, आगे चलिए। 14 नंबर आपका सवाल है, प्रत्युम, प्रत्युन्मत्ति शब्द का अर्थ क्या है? प्रत्युन्मत्ति शब्द का अर्थ क्या होगा? थोड़ा सा टेढ़ आता है तो आप लोग समझने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, जितना समझिएगा उतना बहुत ही अच्छा काम करेगा, आपको फायदा का काम करेगा। जिसका बुद्धि तुरंत उत्तर दे सके उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं। जिसका बुद्धि, जैसे सवाल हम आपसे पूछे, आपका जवाब तुरंत आ गया, लोला पर आ गया, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट होगा। अगला नंबर सवाल का जवाब एकदम तुरंत आना चाहिए, सेकंड के अंदर आना चाहिए। तरनी और तरनी, दोनों तरनी आपका लिखा है, यहाँ पर देख सकते हैं तरनी, तरनी और तरनी का क्रमशः अर्थ क्या है? कोई बच्चे बताइए तो सबसे पहले। तरनी, इस तरनी का अर्थ क्या होता है और इस तरनी का अर्थ क्या होता है? बताइए फटाफट। तो एक बच्चे का आंसर आ रहा है कि सर, एक बच्चा कह रहा है कि तरनी का अर्थ सूज होता है। क्या होता है? सूज होता है। और इस तरनी का अर्थ क्या होता है? नाव होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है, सूज और नाव हो जाएगा। एक तरनी का अर्थ होगा जो कि शुरुआत वाला तरनी है उसका अर्थ सूज होगा, और बाद वाला तरनी है उसका अर्थ क्या होगा? नाव होगा। यानी सूर्य क्या हो जाएगा? नाव हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, पावक, पावक किसका पर्यायवाची है? पावक किसका पर्यायवाची है? तो बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, पावक अग्नि का पर्यायवाची रूप होता है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 17 नंबर आपका सवाल है, अच्छे से देख लीजिएगा, चोर का विलोम शब्द क्या होगा? चोर का विलोम शब्द क्या होता है? तो बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, साधु होगा। क्या होगा? साधु हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 18 नंबर आपका सवाल है, कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के आपके कितने भेद होते हैं? याद रखिएगा, कारक के जो होते हैं आपका 8 भेद होते हैं। ठीक है, अगले नंबर है, और 19 20 लास्ट है, बस इसके बाद आपको देखते हैं। तो मैथ, अगर टाइम, वीडियो तो ऐसा काफी लंबा हो गया, चलिए हिंदी छोड़ देते हैं, मैथ वाला कल देख लेंगे। इसमें बहुत सारा भी देख सकते हैं, स्लाइड आपका बचा हुआ है। ठीक है, तो मैथ वाला कल देख लेंगे, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो गया तो आप लोग देखने में थोड़ा बोर हो जाएंगे, इसलिए मैथ वालों को कल भी देख लेंगे। ठीक है, और मैथ आपका ऐसे भी ऑलरेडी कल हो चुका है। ठीक है, तो मैथ आपका करवा देंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, आसमान पर चढ़ाना मुहावरे का अर्थ क्या है? आसमान पर
चढ़ाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो एक बच्चे का रहा कि अत्यधिक प्रशंसा करना, यानी बहुत ही मन किसी व्यक्ति को आप उसका तारीफ करें तो उसको आसमान पर चढ़ा रहे हैं, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 20 नंबर आपका सवाल क्या कर रहा है? महोर्मी। महोर्मी कौन सा संधि है? महोर्मी आपका कौन सा संधि है? तो ये गुण संधि है, ठीक है, गुण संधि है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आप क्लास देखे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।